कोई ऐसा न मिलेगा। बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका मिलेगा। तारीफ अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। वो अहसन मिल कलम तरफ़ तोईनी, वो अजमल मिल कलम तरिल निसाब। खुलिक़त बर्रअ मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ। जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं। वो हाल में तशरीफ ला रहे हैं और सरजमीन लाला मूसा के तमाम अहवाल से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी तालीम की गूंज में उनका इस्तेमाल करें। जनाब डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद बुखारी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उन्होंने अपने स्टोर का बाकायदा इफ्ताह किया। डॉक्टर शाहिद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरे नंबर पे मेरे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर मियां तारिक साहब। ये होम्योपैथी से बड़ी मोहब्बत करते हैं और आज ये फैसलाबाद से बिलखसूस टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनकी खिदमात पे सलूट पेश करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक इनका जो एक बिजनेस यूनिट है 3 स्टार फार्मा फैसलाबाद, इसके लिए मज़ीद आसानियाँ और तरक्की अता फरमाए। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपकी जो मोहब्बत है ये पाकिस्तान भर में होम्योपैथिक बरादरी इसको सलूट पेश करती है और आइंदा भी आपकी जो खिदमात हैं उनको इंशाल्लाह हम सराहते रहेंगे। उनके साथ साथ मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं, भाई हैं, डॉक्टर गफूर साहब। डॉक्टर गफूर साहब की बड़ी मोहब्बत है कि उन्होंने एक खूबसूरत महफिल सजाने की कोशिश की है और अपने दोस्तों और सीनियर होम्योपैथ को यहाँ पे बुलाया है। मैं उनका भी बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे बेखसूस दावत दी कि यहाँ पे ख़वातीन के 5 फन के हवाले से बात की जाए। उनके साथ साथ मेरे करीबी दोस्त और भी हैं यहाँ पर, डॉक्टर अफजाल साहब हैं। इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की महफिल में इनका भी बड़ा किरदार है कि इन्होंने मुझे भी कहा कि आप टाइम दें। मैंने कहा जी मैं तो हमेशा हाजिर हूँ, जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। लाला मूसा के लिए खालिया के जो डॉक्टर साहिबान हैं या गुजरात के जो डॉक्टर साहिबान हैं उनके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। देखिए यहाँ आने का मकसद है, कोई मुलाकात का मकसद है, ये नहीं होता कि हम ऐसे यहाँ पे आके बैठ गए हैं। इसका बाकायदा मकसद है
अगर आज के किसी नुक्ते की वजह से अगर कोई मरीज ठीक होता है तो वो एक सदका जारिया बनेगा, तो ये सदका जारी है। उनके साथ साथ डॉक्टर खलीक साहब हैं, कारा साहब जो हैं, खलीकुज़्ज़मान कारा साहब, ये भी लाला मूसा के सीनियर होम्योपैथ हैं और अपने शोबे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो भी हाजिर हैं। उनकी भी खिदमत को सलाम पेश करता हूँ। और भी मेरे बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं। अगर मैं किसी का नाज़म साहब है, अल्लाह ने इनको पैदाशी नाज़म बनाया है, तो नाज़म भी हैं, डॉक्टर भी हैं। अब लोगों को ये नहीं समझ आती कि ये नाज़म है या डॉक्टर हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इनको भी बड़ी इज्जत दी है, तो इनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। आज का जो बुनियादी तौर पे टॉपिक है वो ख़वातीन के बांझपन के हवाले से है। आपको शायद मालूमात होंगी कि मेरे क्लिनिक से 15,000 के लगभग बच्चे पैदा हो चुके हैं, और उसकी ख़ास बात अल्लाह की मदद से ये भी है कि पाकिस्तान भर से तकरीबन हर डिवीज़न के अंदर 1000 से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए। तो ये होम्योपैथी का कमाल है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की मदद है कि लाइलाज जोड़े आते हैं और अल्लाह की मदद से उनको होम्योपैथी से फैज़ होता है। देखें, जब भी हमारे पास बांझपन के केसेस आते हैं तो काफ़ी चीज़ें गौर फिक्र करनी होती हैं, केस को समझना होता है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, मुख्तलिफ इलामात होती हैं, पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, तो उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ख़वातीन का बांझपन होता क्या है। जब भी किसी जोड़े की शादी होती है, मियाँ बीवी शादी के बाद 1 साल तक इंतज़ार करते हैं और वो ख्वाहिश करते हैं कि हमारा बच्चा पैदा हो जाए। देखिए, अल्लाह का कानून है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम थोड़ी देर के बाद नाश्ता करते हैं, फिर काम काज पे जाते हैं, फिर नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ते हैं, फिर इसी तरह करके दिन गुजर जाता है। तो शादी के बाद जो सबसे पहला मसला होता है कि खातून से पूछा जाता है कि बेटा आपका क्या बना है, कोई खबर आई है नहीं आई। तो आम तौर पर यह होता है कि उस खातून को कहा जाता है कि आप फलां लेडी डॉक्टर को चेक कराएं, फलां दाई को चेक कराएं, फलां जगह चेक कराएं, वहाँ चली जाएं, वहाँ दरबार पर चले जाएं, ये करें वो करें। तो 1-1, 2-2 साल गुजर जाते हैं कि वो बच्चियाँ बेचारी अपनी औलाद के सिलसिले में जाती रहती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले ये शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आपके पास कोई बंदा रब्ता करता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस औरत का जो मियाँ है उसकी जरासीम की रिपोर्ट चेक करें। असल टॉपिक तो मेरा ख़वातीन के बांझपन के हवाले से है, लेकिन जब तक मैं कोई स्पोर्टिव को नुक्ता शेयर नहीं करूँगा तो मसला हल नहीं होगा। हमारा मौक़िफ़ ये है, होम्योपैथी का मौक़िफ़ ये है कि आपने टेस्ट सबसे पहले कराना है मियाँ का। मेरे तजर्बे के अंदर जो 15,000 के लगभग जो बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें 10,000 से ज़्यादा मर्दों की रिपोर्टें ख़राब थी। ख़वातीन का मसला उस टाइम ज़्यादा होता है जब खातून की उम्र 35 के लगभग होती है या 35 से ज़्यादा होती है, फिर ख़वातीन के जो केसेस होते हैं वो ख़राब होते हैं। बहरहाल केस टेकिंग के ऊपर तवज्जो करना ज़रूरी होती है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी का ये मसला है, फलां मसला। मैं कहता हूँ भाई मेरे, पहले आप 1 थे, अब आप 2 हो चुकी हैं, अब आप चाहते हैं कि 3 हो, तो फिर 1 2 3 से स्टार्ट करूँगा। आप पहले अपना बताएं। मैं सबसे पहले मर्द का नाम लिखता हूँ। अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी जरासीम की रिपोर्ट तो 50% है, 60% है। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर 50-60% जरासीम है तो आपके बच्चे कहाँ पर हैं? आप कह रहे हैं कि मेरी रिपोर्टें ठीक हैं,
तो फिर बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप पहले अपनी रिपोर्ट पे तवज्जो करें। खैर, जब वो पहले बताता है जी मेरी जरासीम की रिपोर्ट 60% है, तो फिर जब मैं वजाहत करता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई कोई और रिपोर्ट, पता चलता है दूसरी जो रिपोर्ट है उसके अंदर यानी 60% का दावा किया जाता है, जबकि जब रिपोर्ट चेक की जाती है, क्रॉस चेक की जाती है या नई लैब से रिपोर्ट करवाई जाती है, उसमें पता चलता है कि रैपिड 5% है। मैं इस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि ऐसी 2-4 रिपोर्टें शेयर कर दूं, तो ताकि आपको पता चले कि बंदा ये समझ जाए कि मेरे जरासीम 60 है। जब हमने क्रॉस लेबॉर्ट्री से चेक कराया तो पता चला कि 5% रैपिड है, बाकी सारे स्लो है। तो इसलिए डॉक्टर साहब बात ये होती है कि सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि मसला क्या है। आपने इंश्योर करना है कि उस खातून का जो मियाँ है उसकी रिपोर्टें ठीक हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है, वो कहता है जी मेरी रिपोर्ट 50% है या 60%। आप उसको कहते हैं कि हमें वो रिपोर्ट काबिल कबूल है जिसके अंदर रैपिड शो होते हैं। आपने देखा होगा जैसे मुख्तलिफ लैब हैं वो रैपिड लिखती हैं, कई लैब रैपिड नहीं लिखती। रैपिड के अंदर ये होता है कि 25 से ज़्यादा रैपिड होने चाहिए, जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया। एक्टिव आपके 50-60 के लगभग होने चाहिए, रैपिड आपके होने चाहिए 25+। तो हम डॉक्टर भी इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं। बहरहाल मेरा आपके लिए मशवरा ये है कि आप कोई ऐसा केस ना लें जिसके ऊपर डाउट हो, या तो मियाँ बीवी दोनों को दवाई दें। मेरे जो मैंने बताया कि 15,000 के लगभग बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से 12-13 हज़ार मैंने दोनों का इलाज किया हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें एक मर्द ठीक है, उसकी रिपोर्टें अच्छी हैं, हो सकता है उसकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकता है सीमन थिन हो सकता है रैपिड कम हो। तो बहरहाल टॉपिक को शुरू करने से पहले इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि जो 70% मसाइल मैंने देखे हैं वो मर्दों की रिपोर्टों के अंदर होते हैं। हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और फिर लोग कहते हैं जी होम्योपैथी काम नहीं करती। होम्योपैथी कैसे काम करे? दवाई का जो कंसेप्ट होता है वो बहुत कम होता है, 70 नंबर लगते हैं केस टेकिंग को। हमें पता ही नहीं है मसला क्या है। दवाई तो छोटी सी काम कर जाएगी। अक्सर मर्दों में आपने देखा होगा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मर्द साल हर एक दूसरे मरीज को दे देता हूँ। अल्लाह ने टेस्टिस को अलग थलग रखा हुआ है, थैली के अंदर लटकाया हुआ है। तो जब पाकिस्तान भर में टेम्परेचर बड़ा चेंज होता रहता है, एक इलाके में सर्दी है, एक में गर्मी है, तो टेम्परेचर की तब्दीली से जब भी रिपोर्टें ख़राब होती हैं और यकीनी तौर पर होती हैं। मेरे सामने बहुत सारे डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं, जिनमें से कुछ डॉक्टर साहिबान ऐसे हैं कि उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई है। पैंट शर्ट में क्या होता है कि टेस्टिस अपनी नॉर्मल लेवल पर नहीं होते, उनका टेम्परेचर ख़राब हो जाता है और स्पर्म की जो रिपोर्टें ख़राब हो जाती हैं। मर्द साल हम इस नुक्ते पे देते हैं कि जो टेम्परेचर की तब्दीली है, हमारे तो 60-70% केस इसी से ठीक हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ ख़वातीन के बांझपन के हवाले से कि इस पर भी तवज्जो करनी है। आप खातून को कहें कि बाजी बेटा आप ये दवाई अपने मियाँ को भी दें, खुद भी खाएं, ऐसे मसला हल नहीं होगा। जलसीमियम हम कसरत से इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो जरासीम स्लो होते हैं। अगर उसकी रिपोर्ट ठीक है तो फिर भी आप जलसीमियम उसको लगा दें, क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा तो स्लो तो होंगे। मरीज सुस्त होता है तो हम जलसीमियम देते हैं, लेकिन जरासीम सुस्त होता है तो उसको भी जलसीमियम ही देते हैं। ये मुख्तसर सी वजाहत इसलिए ज़रूरी थी कि आपने इंश्योर करना है कि उसकी रिपोर्ट, उस खातून की जो खातून का जो मियाँ है उसकी रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। फ़र्ज़ करें उसकी रिपोर्ट ठीक है, उसको आप जनरल बूस्टर दवाई लगा दें, एसिड फास्लाइको नासमोडियम दे दें, उसका सेक्स थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मौजूदा दौर में ख़वातीन के बांझपन के हवाले से
एक बहुत बड़ा जो मसला मैंने देखा है वो AMH का कम होना या ज़्यादा होना होता है। आमतौर पे जो 35 साल के लगभग बच्चियाँ आती हैं, 40 साल की आती हैं या 32-34 साल की आती हैं, 100% इंश्योर करें कि उनका AMH ठीक है या नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, मैं फौरी तौर पे कहता हूँ भाई AMH कराएं। पता चलता है कि मिसाल के तौर पे 35 साल में खवातीन के अंडे 100 के लगभग होने चाहिए, तो वो पता चलता है कि 20, 30, 40 अंडे बाकी हैं। जब तक उस खातून का एग रिजर्व ही कम होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। जब भी खवातीन का AMH लेवल कम होता है यानी एग रिजर्व कम होता है तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है या उन चंद अंडों से ही कंसीव करवाया जा सकता है। उसमें हमने करना क्या होता है, उसमें आपने वो दवाइयाँ देनी होती हैं जो प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज के लेवल को होती हैं। मिसाल के तौर पे उस पर एक्सरे का डोज देंगे, सिफलिनियम CM के डोज देंगे, आरामेट CM के डोज देंगे, CPR 200 देंगे, ओफोरिनियम 200 देंगे, लेक्सिस 30 के डोज देंगे, अशोका और इलेक्ट्रस टिंचर में देंगे। तो उस खातून का जितना भी AMH बाकी मौजूद है उसी में से उम्मीद है कि एक आध एग जो है वो रिलीज हो जाएगा और उसका कंसीव हो जाएगा। जब किसी खातून का पहले से ही AMH कम है तो हम कैसे उस बंदे को इग्नोर कर सकते हैं, उसके मियाँ को। हमने तो उसको भी दवाई देनी है, मियाँ को भी देनी है, बीवी को भी देनी है। आमतौर पे जो सब्जेक्ट होता है, कोई हार्ट पेशेंट है या गुर्दे का मरीज़ है, एक सब्जेक्ट पे काम करना होता है। लेकिन बांझपन का एक ऐसा शब्द है कि दोनों को ट्रीट करने और दोनों के मामलात और मसाइल अलग होते हैं। बेहतर मशवरा ये है कि आप दोनों को ट्रीट करें ताकि स्पर्म पावरफुल हो, तेज़ी से यानी मैक्सिमम चांस हो के कंसीव हो जाए। बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि AMH ज़्यादा होता है, हम परेशान हो जाते हैं। जिस खातून का भी AMH ज़्यादा होता है उसको आप समझ लें कि उसको PCO का मसला है, उसको आप PCO की दवाइयाँ देना। उसका तो एग रिलीज नहीं हो रहा, रिजर्व यानी अंडे तो उतने पड़े हुए हैं, मेंसेस नहीं आ रहे, मोटापा हो रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं। फिर वहाँ पे आप PCO को ट्रीट करेंगे। PCO के हवाले से जो चंद एक मेडिसिन मेरे तजर्बे में ज़्यादा आती हैं वो मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। बहरहाल कीमती नुक्ता ये है कि सबसे पहले मर्द की जरासीम की रिपोर्ट कराएं जिसमें रैपिड स्पर्म का होना भी बड़ा ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे आपने जिस चीज़ को इंश्योर करना है, 32-34 साल से ज़्यादा जो ख़वातीन बच्चियाँ होती हैं उसमें आपने AMH को इंश्योर करना है। AMH कम होगा तो उसको मैनेज किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। अब मुख्तसर से ये भी बता दूं कि AMH कम क्यों होता है। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, टेंशन, परेशानियाँ, झगड़े, घरेलू स्ट्रेस है। फिर बहुत ज़्यादा ख़वातीन बच्चे ज़्यादा पैदा करने, जल्दी पैदा करने के चक्कर में ऐसी ऐसी दवाइयाँ खाती हैं, वो कहते हैं जी फौरी अंडा खारिज हो जाए, एग रिलीज हो जाए। तो पता चलता है कि 1 महीने में जो 1 अंडा निकलना था वहाँ पे तो 6 अंडे निकल चुके हैं। तो AMH का तो मसला होगा। बहरहाल उस खातून का जो डाइट प्लान है बेहतर करें, उसको कहें कि बेटा आप सब्जियां खाएं, फल खाएं, नेचुरल डाइट पे रहें, फास्ट फूड कम करें, वॉक करें, ठीक है, अपनी लाइफ को नॉर्मल बैलेंस करें। AMH बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर जो बड़ा मसला मैंने मौजूदा दौर में देखा है वो टार्च इन्फेक्शन होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जब हमल नहीं होता। टार्च इन्फेक्शन एक ऐसा यानी इन्फेक्शन होता है जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस और अदर को डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, जिसमें क्या होता है कि या तो सिफिलिस होता है, एड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गनोरिया हो सकता है, मतलब TB हो सकती है, अदर में कोई भी फॉल कर सकता है। R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगाली,
ठीक है, TORCH, H फॉर हर्पिस। तो ये इन्फेक्शन मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी किसी खातून का टार्च इन्फेक्शन होगा तो उसका पहली बात तो यह है कि हमल नहीं होगा, हमल होगा तो बच्चे ज़ाया हो जाएंगे। टार्च इन्फेक्शन की बात हो रही थी। टार्च में क्या होगा कि सिफिलिनियम, बेसिलिनियम, आरएमएचसीएम आप हर एक को दें। अगर अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो फिर भी टार्च मसला हो सकता है, बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो फिर भी टार्च का मसला हो सकता है। अगर खातून को इन्फेक्शन होता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका जो मियाँ उसके रिपोर्ट खराब ना हो। मेरे पास जितने भी टार्च इन्फेक्शन आते हैं मैं कहता हूँ भाई टेस्ट कराएं, वो कहते हैं जी टेस्ट तो हमारा ठीक है, मैं कहता हूँ दोबारा कराएं, पता चलता है कि उसका तो मैं कहता हूँ जब मियाँ बीवी मिलते हैं तो इन्फेक्शन जब दूसरी तरफ जाता है तो उसकी भी रिपोर्ट ख़राब हो जाती है। बहरहाल मौजूदा दौर का जो दूसरा बड़ा मसला है वो टार्च इन्फेक्शन है। मुख्तलिफ कंपनीज ने टार्च की दवाइयाँ बना दी हैं, बिलखसूस सैल्यूल फार्मा UK ने बनाई हुई हैं और बाकी कमाल लैब ने भी बनाई हैं और बहुत सारी और भी कंपनीज हैं वो भी बना रही हैं। ठीक है, मियाँ साहब से भी हम कहेंगे कि जो ख़ास दवाइयाँ उस पर तवज्जो करें। बहरहाल टार्च जो इन्फेक्शन होता है उसमें आपने क्या करना है, अगर किसी खातून का टॉक्सोप्लाज्मोसिस पॉजिटिव है तो उसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस 1 या CM में दे दें, तो बीला है तो वो पूरी एक दे दें, हर्पीज है तो वो दें, साइटोमेगाली है तो वो दें। अगर आपके पास ये वाले यानी लोसोड नहीं है तो आप कम से कम सिफिलिनियम, बेसिलिनियम और आरएमएचसीएम की एक पुड़िया लाजमी दें। एक पुड़िया पहले दिन, एक दूसरे दिन, एक तीसरे दिन रात सोते वक्त दें। हमल से पहले आप क्या करें कि नेट्रम कार्बोफोरिनम और सीपिया मैक्सिमम केसेस में दे सकते हैं। जब हमल हो जाए तो आपने उस बच्ची को 9 माह तक दवाई बंद नहीं करनी। हमने क्या करना है कि 9 माह तक ग्रोथ का जो ऑर्डर होता है वो चला देना है। वही पुड़ियाँ लगाएंगे जो पुड़ियाँ टार्च वाली हैं। आरएमएचसीपिया स्केल का 30 में देंगे और साथ एलेट्रस फेरिनोसा दे देंगे या अल्फा क्यू दे दें ताकि मामला बेहतर है। कई दफ़ा ये होता है कि अक्सर डॉक्टर साहबान सवाल करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ग्रोथ भी ठीक नहीं है और सबसे बड़ा मसला है कि धड़कन भी नहीं है। धड़कन होगी तो फिर स्केल कार को ख़त्म कर देना है, उसकी जगह पे कार्बोवेट्रिस लगाएंगे। तो मेरा इस बात के ऊपर ईमान और यकीन है कि 9 माह तक उस बच्ची को किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। पहले तो हमल कराने में ये दवाइयाँ मदद करेंगी, फिर उसके बाद जब हमल हो जाएगा तो 9 माह तक दवाई देंगे तो डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, कोई बच्चा टेढ़ा नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, ग्रोथ ठीक रहेगी, हर चीज़ ओके आएगी। टार्च के बाद मैंने पहले भी आपको बताया कि PCO का बड़ा मसला है। PCO बेसिकली होता क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कि मजमूआ अलामात यानी एक 5-7 मसले हो सकते हैं। मसले क्या होते हैं कि 2-2, 4-4, 6-6 महीने मेंसेस नहीं आते, चेहरे पे बाल होते हैं, ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारी मोटापा हो जाता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। PCO के केस में अगर ख़वातीन को चेहरे पे बाल आते हैं तो जो टॉप ग्रेड की रेमेडी है वो यूफ्रेजिया 200 होती है। यूफ्रेजिया हम कहते हैं कि ये तो आँखों की दवाई है। भाई मेरे बोरक का पहला जो चंद लाइनें हैं ना उसको पढ़ के देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ख़वातीन कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहली बात तो ये है कि मेंसेस आते नहीं हैं, अगर आते हैं कि 2-4 घंटे आते हैं या 1 दिन आते हैं तो यूफ्रेजिया चेहरे के बालों के वाले से एक मरकज़ी दवाई है। उसके अलावा आप एक दवाई होती है फार्मूला मैं अक्सर यूज़ करता हूँ ANP, एपस नेट्रम और पल्साटिला 200 देंगे तो उसका PCO भी ठीक हो सकता है, छोटा मोटा जो जनरल केस होता है वो ठीक होता है। कई दफ़ा होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कोई खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे 6 माह से मेंसेस नहीं हुआ है। अब हमने क्या करना होता है कि इंश्योर करना होता है कि इस बच्ची के मेंसेस विदिन 1 वीक आ जाएं। जब भी उस खातून के मेंसेस आएंगे तो यकीन करें कि डॉक्टर को 100/100 नंबर लगेंगे।
अगर डॉक्टर अफजाल साहब फार्मूला लगाते हैं पल्साटिला 200 सुबह, पल्साटिला 1 दिन को, पल्साटिला CM रात को लगाते हैं, पहले विजिट की बात कर रहा हूँ। मेरा इस बात पे ईमान और यकीन है कि 100 में से 80 केसेस में मेंसेस आ जाएंगे। आपने मरीज़ को पहले इंश्योर करना है कि वो मुतमिन तो हो ना कि मेरे मेंसेस आए हैं। वो कहेगी कमाल हो गया डॉक्टर साहब, मेरे तो 6 माह से मेंसेस नहीं थी, मैंने फलां दवाई भी खाई है, फलां भी खाई है, फलां भी खाई है, आपने क्या किया कि फौरी मेंसेस आ गए। तो बहरहाल बूस्टर दवाइयों का बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये फार्मूला ऐसा है कि आपके अगर मेंसेस आती है फिर आप ANP, एप्रोस्टेटिन और पल्साटिला को लगाएं। चेहरे पे बाल है तो यूफ्रेजिया को फोकस करें। उसके अलावा वैसे PCO के केसेस में आप टिंचर में शोका भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ गोसिपियम दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे को खून की कमी का भी मसला है तो उसकी मरकज़ी दवाई होती है सनेशियो क्यू। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब पोटेंसी और टिंचर में फ़र्क है। टिंचर जो है ना फंक्शनल खराबियों को ठीक करता है, यानी आस्ता आस्ता उस आर्गन को एक्टिव करता रहता है, मसाइल बनते नहीं हैं। PCO के बाद एक और नुक्ता याद रखें कि जिन बच्चों को PCO का मसला होता है उनको शुगर का भी मसला खड़ा हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला खड़ा हो जाता है। शुगर में जनरल एक नुक्ता बताऊं, मेरे क्लिनिक पे मानक्यम भी लगता है तो सैक्रम ऑफ मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर 500 है, आप उसको सैक्रम ऑफ 1 या CM की एक डोज डेली लगाएं, उसके जी 15 दिन बाद चेक कराएं। मेरा इस बात के ऊपर ईमान और यकीन है कि वो खातून या मर्द कहेगा डॉक्टर साहब पहले तो 500 थी, अब अल्लाह का शुक्र है 150-200 पे आ गई है, अल्लाह का शुक्र है मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। सैक्रम ऑफ आपको पता किस चीज़ से बनती है? गन्ने के रस से बनती है। यानी हम मीठा बहुत खाते हैं, मीठा नहीं खाते तो गंदम खाते हैं, ठीक है, हम मीठी चीज़ें खाते हैं, बेकरी आइटम खाते हैं। आज जहाँ भी जाएँ तो फौरी तौर पे क्या किया जाता है, जी बोतल ले आए तो ये ले आए तो वो ले आए। तो इसमें ये होता है कि जो यानी वो चीज़ें जो मतलब जिनका ज़ाहिरी तौर पे बेशक मीठी ना हो लेकिन उसका कार्बोहाइड्रेट का दर्जा होता है, उसमें सैक्रम ऑफ बड़े मज़े की काम करती है। लेकिन एक दवाई होती है मेटफॉर्मिन, इसकी पोटेंसी मौजूद है, UK से मिल जाती है। मुझे दोस्त कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो दवाई नहीं है, मैं उनको कहता हूँ भाई मेरे मुझसे ले जाएं। कहते हैं कि नहीं आप इस एड्रेस के ऊपर भेज दें। किस किस डॉक्टर को मैं दवाई भेजूंगा? पहली बात तो ये कि कमाल से ये दवाइयाँ मिल जाती हैं या बाहर से मंगवाई जा सकती हैं। बहरहाल कोई ऐसी दवाई जो जहाँ कहीं से भी नहीं मिलती, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, किसी भी डॉक्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि कोई आप अपना नुमाइंदा भेजें, बंदा भेजें, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि 10-15 डॉक्टर मुझे रोज़ाना कहें कि इस एड्रेस पे भेज दें, ये बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल दवाइयों का भी बड़ा दर्जा होता है, डिस्पेंसरी स्ट्रांग होने का भी बड़ा दर्जा होता है। तो मेटफॉर्मिन मिल जाती है। शुगर और PCO की बड़े मज़े की दवाई है। PCO का केस तो मुश्किल होता है। अक्सर बच्चियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बताया गया आपको थैली हैं, आपको थैली है, मेंसेस डिस्टर्ब है, इरेगुलर है। सिंपल सिस्टम है, थूजा, एपस और ओफोरिनम टॉप ग्रेड की दवाइयाँ। एक आध डोज आप मेडोलिनम CM की भी दे सकते हैं। बहरहाल इन दवाइयों से क्या होता है कि मसाइल हल होते हैं। हौसला सब्र होगा तो सब कुछ हो जाएगा। हम क्या कहते हैं कि पहले कह देते हैं भाई ये मुश्किल है। एक लफ्ज़ होता है तवक्कल, तवक्कल का मतलब है कि हो जाएगा। हम पहले कहते हैं ये तो मुश्किल है। अल्लाह की ज़ात देख नहीं रही होती कि एक डॉक्टर पहले कह रहा है कि भाई ये तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आपके नेगेटिव मैसेज शुरू हो गए। कैसे होगा? तवक्कल जब आप करेंगे, आप कहते हैं मैं 50 मरीज देखता हूँ। देखें 100 मरीज देखने का मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने पैसे लेने हैं। आपका टारगेट ये होगा कि आपके हाथ से 100 मरीजों को शिफा हो। तो बड़े तवक्कल करना है होम्योपैथी के ऊपर,
होम्योपैथी बड़ी पावरफुल चीज़ है, दुनिया के अंदर इसको बड़ा हाई ग्रेड दर्जा दिया गया है। हमने इतने बेहतरीन किस्म के सेटअप बनाने हैं, ऐसे रिजल्ट मार्केट में प्रोड्यूस करने हैं कि लोग खुद इसके ऊपर इसको कबूल करें, इस सिस्टम को मांगें। सिंपल सिस्टम मैंने आपको गाइड कर दिया है। बहरहाल बॉडी के अंदर कहीं भी सिस्ट हो तो एपस पूजा काम करती है, बिलखसूस खवातीन के बांझपन के वजह से कि जब उनको ओवेरियन सिस्ट होती हैं। फेब्राइड का मसला मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। हमारे पास बहुत सारी खवातीन आती हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो बताया गया है कि इसका ऑपरेशन ही हाल है। मैं उनको कहता हूँ ऑपरेट होगा तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। बहरहाल हम क्या करते हैं, आरम में और नेट्रोनेटम 3x, कैलकेरिया फ्लो 3x, यानी 3x में दवाइयाँ देनी है। लक्सर 30 में दें, ठीक है। कार्सिनोसन ट्यूबर मेडोलिनम CM के एक डोज दें, साथ फ्रेक्सिनस अमेरिकाना को भी टिंचर में भी काम करती है लेकिन ज़्यादा 3x में काम करती है। बहरहाल केसेस ठीक होते हैं। आप जब भी कोई केस फंस जाता है, मिसाल के तौर पे फेब्राइड का नहीं ठीक हो रहा या बंद का नहीं ठीक हो रहा, फौरी तौर पे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे चले जाएं, उससे हिस्ट्री लें, उसकी कोई टेंशन डिप्रेशन को देखें, उसकी फैमिली हिस्ट्री को देखें। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो आखिरी दर्जे का इलाज होता है। फेब्राइड के साथ साथ जो मेंसेस रेगुलर होते हैं, मैंने पहले भी बताया, इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि ANP यानी एपस नाइट्रम और पल्साटिना खवातीन के बांझपन में 200 में नहीं देनी, 30 में देनी है। ये ना हो कि मेंसेस ठीक करते करते उसका बर्सन ही करा दें। तो इसमें 30 कवर देंगे तो सेफ मेडिसिन होती है। अगर कोई बच्ची शादी नहीं हुई तो उसको तो मसला नहीं है प्रेगनेंसी का, उसको आप 200 दे सकते हैं मेंसेस ठीक करने के लिए। लेकिन अगर बांझपन का मामला है तो उस पर हम क्या करेंगे कि 30 पावर में देंगे। इसी तरह करके मेनोरिया का मैंने बता दिया। अगर किसी के मेंसेस कम आते हैं या आप ट्यूबर CM, पिट्यूटरी CM और काली कार्ब CM की एक पुड़िया लाजमी दिया करें, इससे मेंसेस बेहतरीन रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल पॉजिटिव फैक्टर को नहीं भूलना। हो सकता है इग्निशिया से किसी के मेंसेस शुरू हो जाए, हो सकता है ओपियम से शुरू हो जाए। ओपियम की मरीज़ आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब काम बड़ा ख़राब हो गया है, इतने साल हो गए, मेरी उम्र जा रही है, मेरा तो घर में बड़ा मसला ख़राब हुआ है, मुझे तो पता नहीं खतरा है कि कोई और कटा ना खुल जाए, मसले ना पैदा हो जाए। तो ओपियम CM के एक डोज देंगे तो मेरा खुदा जानता है कि ओपियम बड़े बड़े कमालात करती है। हमने ओपियम से जादू की तरह रिजल्ट दिए हुए हैं। HMV एक बड़ा मसला है। बहुत सारी खवातीन और बच्चियाँ ऐसी आती हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहली बात तो आते नहीं हैं, आ जाएँ तो फिर हफ्ता 15 दिन रुकते नहीं हैं, 20 दिन रुकते भी नहीं हैं। हम HMV में क्या करते हैं, चाइना 1 या 200, इरिजरान 1 या 200 और एपिस्टीनम 1 या 200 और 60 ट्रिलियम क्यों देते हैं। और अल्लाह की मदद से उस खातून के जो 20 दिन से मेंसेस बंद नहीं हो रहे थे वो ठीक हो जाते हैं। तो बहरहाल बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी भी आती हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे खून की कमी का मसला है, मैं बहुत लागर हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे बड़ा मसला है, चल भी नहीं सकती, सांस फूलता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से जब भी HB का मसला होता है, यानी खून की कमी का शदीद तरीन मसला होता है, उसमें क्या होता है कि मेंसेस जब ज़्यादा आते हैं तो HB कम हो जाता है। उसमें भी क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। उसकी जो 100% नंबर लेने वाली दवाई होती है वो चाइना होती है। मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके आज स्टोर का अफ्ताह हुआ है, तो बिलखसूस मियाँ तारक साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि होम्योपैथी बरादरी की मोहब्बत में हमारे दरमियान बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। हार्मोन्स के जो मसाइल होते हैं मौजूदा दौर का एक बड़ा मसला है। स्ट्रेस का जो मसला होता है उसमें क्या होता है कि हार्मोन ख़राब हो जाते हैं। आपने एक केस ठीक करना है, 10 आ जाएंगे,
10 ठीक करने हैं 100 आ जाएंगे, 100 ठीक करने हैं 1000 आ जाएंगे। लोग तो ढूंढ रहे हैं कि हमारा मसीहा कौन है, हमें कौन शिफा देने वाला है, किस बंदे के हाथ में मेरी शिफा लिखी हुई है। हार्मोन्स में क्या होता है, खवातीन में हार्मोन लाजमी चेक कराएं। जिस हार्मोन को 100/100 नंबर लगते हैं, आप लाजमी प्रोलैक्टिन टेस्ट कराएं। प्रोलैक्टिन ऐसा एक टेस्ट होता है कि जो खवातीन के ओवरी के मामलात को कंट्रोल करता है, मेंसेस को रेगुलेट करता है, और आगे जो एग रिलीज होना है उसको कवर करता है, और आगे जो हमल होने का अमल होता है उसको, यानी प्रोलैक्टिन आप लाजमी चेक करवाया करें। दूसरे नंबर पे FSH देखें, LH देखें। प्रोलैक्टिन अगर ठीक नहीं है तो आप वही दवाइयाँ दें जो इलामात के ऊपर, जैसे पल्साटिला दे दें, ओफोरिनम दे दें, सिपिया दे दें, फ्रेजिया दे दें, नेट्रोमोर दे दें, ठीक है, एक आध डोज इग्निशिया के दे दें, पिट्यूटरी के दे दें। तो हार्मोन को कवर करना बड़ा ज़रूरी है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन पे तवज्जो करें। अगर किसी खातून का प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो प्रोलैक्टिन 1 mg के डोज दें, फौरी तौर पे कम हो जाएगा उसका। उसके अलावा FSH की भी पोटेंसी मौजूद है, FSH चाहिए तो वो दे दें, LH ज़्यादा है तो वो दे दें। तो FSH और LH की खराबियाँ हो तो एक आध डोज आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं या पिट्यूटरी दे सकते हैं, उससे भी FSH LH कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा ये होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी देखना होता है, इसकी भी पोटेंसियाँ मौजूद हैं। बहरहाल इलामात के मुताबिक ये जो हार्मोन होते हैं इनको भी तवज्जो करना होती है। हम कई दफ़ा कहते हैं जी हम इलामात पे चलते हैं, भाई मेरे वो गूगल कर कहते हैं, पढ़ कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि मेरा तो प्रोजेस्टेरॉन का मसला है, मेरा फलाना मसला है। तो हम जब तक चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे तो कैसे मरीज ठीक होगा। मोटापा खवातीन के बांझपन का एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे पास पाकिस्तान भर से जब मुख्तलिफ लोग कॉल करते रहते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे नहीं हैं, 2 सवाल मैं करता हूँ कि आपकी जरासीम की रिपोर्ट कैसी है। वो बंदा कहता है कि मेरे तो 55 है। मैं कहता हूँ रैपिड कितने हैं, कहते हैं रैपिड का तो नहीं पता। मैं कहता हूँ रैपिड चेक करें फिर बात करें। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपकी मिसेज का वजन कितना है, वो कहते हैं कि 55 किलो। मैं कहता हूँ आपकी मिसेज 100% ठीक है। जिन बच्चियों का वजन कम होता है उनके 90% मसाइल नहीं होते, जिन बच्चियों का वजन ज़्यादा होता है यानी मोटापा होता है उनके 80% 90% मसाइल हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है, जिन खवातीन को मोटापा होता है उनको नेट्रियम कार्ब लाजमी दिया करें। नेट्रियम कार्ब की खवातीन का ये मसला होता है कि वो ज़हनी मरीज़ा होती है, वो कहती है डॉक्टर साहब मेरा तो वज़न बढ़ रहा है, हो सकता है ज़्यादा, वैसे वो जहन में समझती है कि बढ़ रहा है। नेट्रियम कार्ब का खासा है, ये ज़हनी अलामत होती है। नेट्रियम कार्ब लाजमी दें वज़न कम करने के लिए। फिर कैलकेरिया कार्ब बेहतर काम करती है। हम तो वैसे हम रोज़मर्रा के केसेस में वज़न कम करने के लिए फिलिक्स मास को मैं बड़े नंबर देता हूँ, दूसरे नंबर पे कैलोट्रोपिन। बहरहाल खवातीन के बांझपन के हवाले से अगर वज़न कम करना हो तो नेट्रियम कार्ब के साथ साथ कैलकेरिया कार्ब है, फ्यूकस है और फाइटोलैका बेरी क्यू में दी जाती है। बहुत अच्छा, यानी बांझपन में इसका बड़ा मसर रिजल्ट मिलता है। स्ट्रेस भी मौजूदा दौर का बड़ा मसला है। बच्चे की शादी होती है, आगे जनाब आगे उसके पहले और लेवल पर रह रही होती है, आगे जाकर मसले खड़े हो जाते हैं। मियाँ भी कहता है जी तूने ऐसा नहीं करना, तो तूने ऐसा नहीं करना। तो सास कहती है कि तू है ही ऐसी, तेरी माँ भी ऐसी है। तो बेचारी स्ट्रेस का शिकार हो जाती है। वो कहती है मेरी तो शादी फलां से हुई है, बड़े मज़े के मामलात होंगे, गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, ये होगा वो होगा। तो बाद में पता चलता है कि ढोल ही है। तो स्ट्रेस मौजूदा दौर का एक बड़ा मसला है। स्ट्रेस के हवाले से आरामेट CM की डोज जरूरी है, इग्निशिया CM जरूरी है, स्टेफिसेगरिया टॉप ग्रेड की रेमेडी है, सिपिया टॉप ग्रेड की रेमेडी है। बहरहाल इलामात के मुताबिक नेट्रियम और 30 भी दे सकते हैं। स्ट्रेस को ज़रूर फोकस करें। एक्सरसाइज जो होता है
अक्सर खवातीन आती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब मेरा एक 5 उसका साइज़ है, 8 है, 10 है। जब तक 16 से ज़्यादा एक साइज़ नहीं होगा तो कंसीव होना मुश्किल होता है। एक साइज़ को बेहतर करने के लिए ओफोरिनम टॉप की दवाई है, एक्सरे 30 और आरामेट CM की एक पुड़िया दें। सीपिया दूसरे नंबर की दवाई है एक साइज़ को ठीक करने के लिए। उसके अलावा लेटर शोका देंगे। बड़ा जो बड़ी दवाइयाँ हैं वो एक साइज़ को यानी ओफोरिनम और सीपिया बड़ी दवाइयाँ हैं। आरामेट नेटोनेटम एक जर्नल ऐसी दवाई है कि खवातीन के बांझपन में इसका भी बड़ा दर्जा है, यानी तीसरे नंबर की दवाइयों में जर्नल इस्तेमाल कराई जा सकती है। स्मॉल ओवरी बड़ा मसला है, ओवरी का साइज छोटा होगा तो मसला होगा। एक्सरे 30 की एक डोज दें, आरामेट CM की एक डोज दें, सीपिया 200, लाइको 200, तो बाकी आप यानी प्लम्बोमेट वगैरह या इस तरह की इलामात के मुताबिक दवाइयाँ दे सकते हैं। तो जब ओवरी का साइज नॉर्मल होगा तो उससे ज़्यादा फिर मसला हल होगा, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन केसेस ठीक हो जाते हैं। हम तो लोगों को ये कहते हैं कि आपने 3 माह तक दवाई खानी है, उसके बाद टेस्ट करवाएं, टेस्ट अच्छा हुआ तो आगे चलेंगे। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, होम्योपैथी में कमाल के रिजल्ट हैं। या तो हम खुद घबरा जाते हैं या मरीज़ घबरा जाता है। मेरे पास पाकिस्तान भर से जो लोग आते हैं, पहला सवाल ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब टाइम कितना लगेगा। मैं कहता हूँ भाई कितना टाइम हो गया आपको शादी के? 10 साल हो गए। तो मैंने कहा किस चीज़ की जल्दी है आपको? 10 सालों से जल्दी नहीं लगी तो आप मेरे पास आ गए, क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। कहते नहीं डॉक्टर साहब फिर भी थोड़ा। मैं कहता हूँ कि हौसला रखें, हो जाएगा। एक मर्द के जरासीम 5 है, उसको 2-4 माह तो लग सकते हैं। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि टाइम कितना लगेगा, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि बच्चा पैदा हो। ऐसे इलाज नहीं होता। हमल से पहले भी इलाज करें और हमल के बाद 9 माह पूरा इलाज करें, फिर इलाज मुकम्मल होता है। हमारे पास आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब, अफजाल साहब कितना टाइम लगसी? भाई टाइम टारगेट नहीं है, कंसीव कराना टारगेट होता है और कंसीव होता है। 2 माह तक दवाइयाँ दें, अगर अमल नहीं होता तो फिर टेस्ट करवाएं। मेरा प्रोटोकॉल यही है। मसलन एक मर्द आता है, वो कहता है मेरे जरासीम 5 हैं, मैं उसको कहता हूँ 2 माह तक दवाई खाएं, फ़र्ज करें वो कहता है जी मेरे जरासीम 30 हो गए। मैं कहता हूँ भाई ठीक है या नहीं ठीक? मैंने जाना था लाला मूसा, तो सफ़र तो आधा तय करो, गुजर खान से आगे मैं सवा पहुँच गया तो ठीक चल रहा हूँ ना। तो बात करने का मकसद ये होता है कि इलाज का तरीका होता है, हमने मरीज़ों को भी समझाना है और ख़ुद भी इस चीज़ को फोकस करना है। हम कई दफ़ा ये कहते हैं कि मरीज़ भाग ना जाए, हम कहते हैं भाई 3 महीने में हो जाएगा, हो सकता है चौथे महीने अमल हो, फिर क्या होगा? डॉक्टर को 100 नंबर लगते हैं जब वो पहले महीने अमल कराता है। मेरा भी एक रसालपुर में केस ठीक हुआ, 13 साल से औलाद नहीं थी। मुझे कहते हैं टाइम कितना लगा? मैंने कहा यार टाइम नहीं बता सकता, हौसला करें। मैंने दवाई दी, पहले महीने अमल हो गया। 6 मरीज उन्होंने भेज दिए। मैंने फिर उस बंदे को फ़ोन पे जब मैंने कहा यार मुझे 6 मरीज अच्छे लगते हैं या एक अच्छा लगता है, तो डॉक्टर जो होता है ना उसको फ़ायदा होता है, जब उसका पहले महीने कंसीव होता है तो 100 नंबर लगते हैं, दूसरे महीने तो 20 नंबर कट जाते हैं। तो हमने टारगेट ये रखना है कि प्रेगनेंसी हो, उसको आप बाकायदा 9 माह तक ट्रीट करें, उसकी बच्चे की हिफाजत करें, नॉर्मल डिलीवरी कराएं, उसको ब्रीच का टेढ़ा मसला ना हो, बच्चे की ग्रोथ का मसला ना हो, उसको कोई ऑर्गन लेवल का मसला ना हो, बच्चे को कोई और इशू ना हो, यानी पूरी छोटी करनी है बच्चा पैदा होने तक। ट्यूब ब्लॉकेज भी बड़ा मसला है। बहुत सारी खवातीन आके कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरी भी ट्यूब बंद है। तो इसमें ट्यूब ब्लॉकेज खुल जाती है, थोड़ा टाइम लगता है, इन्फेक्शन की वजह से आता है। बेसलिनियम और थुजा CM की एक डोज दें और इसके बाद UP ओनियम 200 सुबह दें और दिन को आप लेक्सेज या लाइको दे सकते हैं। अगर लेफ्ट की ट्यूब बंद है तो लेक्सेज 30 में एक डोज दें, राइट की बंद है तो आप क्या करें, लाइकोपोडियम 200 दें। उसके अलावा प्लम्बोमेट भी अच्छा काम करती है और भी सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें ट्यूब ब्लॉकेज खुल जाती है, ऐसी पल्साटिला 30 बेहतरीन खोल देती है।
पल्साटिला सुप्रेशन की दवाई है। बहरहाल ट्यूबें खुल जाती हैं, ऐसी बात नहीं होती। कई औरतें कहती हैं कि ये देखें जी, मेरा तो लिखा हुआ है कि ट्यूब पक्की बंद है। इसका ये मतलब नहीं है कि रिपोर्ट में लिखा है तो ऐसे ही है। हो सकता है आप ग्रेड 5 का केस समझ नहीं है, हो सकता है ग्रेड 2 का हो। बहरहाल ट्यूबें खुल जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केस आते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक बच्चा है 8 साल हो गए, दूसरा नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ भाई मेरे आपके जरासीम की रिपोर्ट ठीक नहीं है। कहता नहीं डॉक्टर साहब मेरी तो रिपोर्ट ठीक है, मेरा एक बच्चा है। मैं कहता हूँ गाड़ी भी 5 साल बाद काम निकालती है, आप अपना टेस्ट कराएं। जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे तो दवाई नहीं मिलेगी। अगर टेस्ट नहीं करवाते तो दोनों दवाई खाएं। जब हम टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि जरासीम कितनी है, 20। वो समझ रहा है कि बच्चा है तो मैं फिट हूँ। हमने इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो करनी है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी बड़ा मसला है, जब तक दोनों को ट्रीट नहीं करेंगे तो केस हल नहीं होगा। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की एक ख़ास दवाई है जो 100/100 नंबर लेती है, वो दवाई होती है ओफोरिनम। ओवरी का फंक्शन स्लो हो जाता है। जब हम ओफोरिनम देते हैं, सिपिया देते हैं, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के मैक्सिमम केस ठीक होते हैं। इसमें यह भी होता है कि AMH कम हो जाता है। आपने AMH की दवाइयाँ लगानी होती हैं, जैसे लेक्सर-30 लगा सकते हैं, सिफलिनियम लगा सकते हैं। सिफिलिस हो गया, ठीक है, यानी मतलब स्लो हो गया काम। अनएक्सप्लेन्ड काज होती है, यानी वो कहते हैं कि मेरे सारे टेस्ट ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, ये भी ठीक है, फलाना है ठिकाना है। उसमें आपने दवाई लाजमी देनी है। जनरल दवाई दें, एसिड फास्फाइकोनास सोडियम मर्द को दे दें, न्यूफरजूम बिनम क्यू दे दें, उसको थोड़ा बूस्ट कर दें, उसका सेक्स फिट कर दें, उसके इरेक्टाइल के मसाइल को बेहतर कर दें। खातून को क्या करें तो उसको भी थोड़ी सी कोई दवाई दें। मोटी है तो कलकेरिया कार्ड दे दें, मायूस है तो आरोमेट दे दें। कई दफ़ा ख़वातीन आकर रोती हैं, कहती हैं कि डॉक्टर साहब बस कोई ऐसी दवाई दें कि फौरी तौर पे बस मेरे जहन पे सवाल हुआ है कि बच्चा होना चाहिए। जब किसी ख़वातीन के केसेस के अंदर जहन पे सवाल हो जाती है बीमारी के, हर वक्त वो सोचती रहती है कि मेरा बच्चा, यानी वो बेचारी इतनी जहनी मरीज़ा बन जाती है। इसकी दवाई होती है एक्सालिक एसिड। एक्सालिक एसिड का मरीज़ सोचता रहता है, सोचता है। आप किसी से पूछे ना, हाँ भाई सर दर्द है या नहीं, पहले नहीं उसको कहते हैं अच्छा मैं देखता हूँ, हाँ जी हो रहा है हो रहा है। एक्सालिक एसिड की जो मरीज़ा होती है, जुनून की हद तक बच्चे की ख्वाहिश होती है। नेट्रोनोल की 2 दवाइयाँ होती हैं। उसमें हमने क्या करता है कि अनएक्सप्लेन्ड को हमने क्या करना है, जनरल फार्मूला लाजमी अप्लाई करना है, जिसमें बूस्टर दवाइयाँ देनी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को दवाई देनी है, उसके माइंड को देखनी है, उसकी मायूसी की आरोमेट देनी है, उससे एक्सप्लेन काजेज भी कवर होती है। फिनाइल डिसऑर्डर का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खातून बेचारी क्या करे, उसका तो मियाँ सही तरह मिल भी नहीं सकता। हमने उसी खातून से केस पूछना था कितने अच्छे बाद मिलते हैं, क्या होता है, टाइमिंग कितनी है, क्या हिसाब है, कैसे है। हम अगर शर्माते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसके ऊपर फिनाइल डिसऑर्डर की दवाइयाँ मैंने पहले बोली हैं। एसिड फास्फाइकोनासमोडियम 1 mg, न्यूफरजूम बिनम क्यू और इग्निशिया आरोमेटोनासमोडियम। मेरे तो बड़े केस ठीक होते हैं। दवाई का भी अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। दवाई अच्छे ग्रेड की होगी, अच्छी कंपनी होगी तो काम करती है। एज फैक्टर एक बहुत बड़ा मसला है। अगर कोई खातून आती है कम उम्र की होगी तो मसले कम होंगे, बड़ी उम्र की होगी तो मसले होंगे। एज फैक्टर पे तवज्जो करनी है आपने, वज़न और एज फैक्टर। एज अगर ज़्यादा है तो आप वो AMH कम वाली दवाइयाँ लगा दें। 40 साल से कम उम्र की खातून होती है तो मसले जो मर्जी हो, पल्साटिला बड़ा बेहतरीन काम करती है। 40 साल से ज़्यादा की खातून है, मसले जो मर्जी हों, लेक्सर-30 में बेहतरीन काम करती है। ये वैसे एक जनरल नुक्ता है कि यानी हम कहते हैं 38 साल है उसको पल्साटिला लाजमी है। आप कहते हैं 42 साल उम्र है, लेक्सर उसको लाजमी नहीं, उसके मल्टीपल मसाइल हल होंगे। हाई मेडिकेशन भी मौजूदा दौर का बड़ा मसला है।
कि मैं तो ये भी दवाई खाती हूँ, ये भी खाती हूँ, स्टीरॉइड खाती हूँ, कैंसर की दवाई खाती हूँ, फलानी खाती हूँ। इंग्लिश दवाइयों के असरात को ख़त्म करना है तो नक्सोमिका देंगे, कार्टिजोनम देंगे। होम्योपैथिक दवाइयों के असरात को कम करना है तो आप एलोज से स्टार्ट करेंगे। एलोज जो है वो होम्योपैथिक दवाइयों को यानी बैलेंस करके तो अगली दवाइयों का मामला ठीक करती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मौजूदा दौर का एक बड़ा मसला है, बड़े मसाइल हैं, सोशल मीडिया की वजह से बड़े मसाइल हैं। तो सेक्स करने की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। मेडोडिनम फ्लूजासियम की एक डोज दें, सीपिया देंगे, इकोलाई देंगे, इस तरह की दवाइयाँ देंगे। यानी जब तक हम पॉजिटिव फैक्टर को नहीं ढूंढेंगे, दवाई तो हो सकता है सीपिया काम कर जाए, सिंपल सी दवाई काम कर जाए, काज तो हमने ढूंढनी है ना, हमने सॉल्व करना है। केस टेकिंग का तरीका ये होता है कि सबसे पहले पूछें जी आपकी रिपोर्टें किधर है, रिपोर्टें चेक करें, दोनों की चेक करें। फिर हिस्ट्री ले, मेंसेस आते हैं नहीं आते हैं, कितने दिनों बाद आते हैं, क्या होता है। फिर सर से लेकर पाँव तक पूछें, हाँ जी आपका सर दर्द तो नहीं होता, बेटा ठीक है आपका फलाना ढकाना दर्द तो नहीं जिस्म में होता। जिस्म में दर्द की अगर खातून आ जाए तो सिमी सी शुगर से अमल हो जाएगा। हमने तो एक एक नुक्ता देखना है। फिर पूछना है उससे 24 घंटे की लाइफ क्या करते हैं आप बेटा क्या करती हो, मैं टीचर हूँ। आप क्या करते हैं जी, मैं फलां, मैं इंजीनियर हूँ। नेचर ऑफ जॉब बड़ी ज़रूरी है, सोते कब हैं, जागते कब हैं, क्या खाते हैं। यानी केस टेकिंग में 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक आप समझ लें कि सर से पाँव तक सवाल करेंगे, 24 घंटे की लाइफ और एक हिस्ट्री। इसमें तो मुश्किल ही नहीं है, कौन सी टेंशन है। हम कई दफ़ा कंफ्यूज होते हैं कि पूछना क्या था। बहरहाल केस टेकिंग के नंबर 70 होते हैं। हम कहते हैं ये दवाई कौन सी देनी है, भाई क्यों देनी है उसको ढूंढा जाए। कोरिया भी मौजूदा दौर का बड़ा मसला है। ख़वातीन भी बच्चियाँ आजकल एक वीडियो देख रही हैं, दूसरी वीडियो देख रही हैं, खुराकें ऐसी हैं, पिज़्ज़ा बर्गर पेप्सी ये वो, चले जी आज बाहर चलते हैं। तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होंगे, मसाइल होंगे, लकोरिया होगा। सीपिया बोरेक्स करियाजोट 1M 50% रिजल्ट आता है। बेस्लीनियम मारामेट और कैलकेरिया फॉस्सियम की एक डोज है। लकोरिया ठीक होता है, क्यों नहीं ठीक होता। बहुत अगर मुश्किल भी केस हो फंस जाए तो लेटर फेलिमोसा क्यों दे दें। फंसे हुए केसेस को यूपियोनम ठीक कर देती है। क्रॉनिक डिजीजेस, मुझे टीबी हुई थी, मुझे टाइफाइड हुआ था, मुझे ये हुआ था, मुझे वो हुआ था, मुझे जोड़ों का मसला है, मुझे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो क्रॉनिक डिजीज़ को देखें, उसके असरात को देखें, उसी तरह की दवाइयाँ दें, ठीक है, केस ठीक होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस ये भी बड़ा मसला है। यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर, उसके ऊपर ये होता है कि जब मेंसेस साइकिल शुरू होना होता है तो एक अंदर यानी खून जमा होता है, तो फिर ब्लीडिंग शुरू होती है तो मेंसेस आ जाते हैं। उसके अंदर यानी एंडोमेट्रियम जो वाल होती है उसकी थिकनेस हो जाती है, उसके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो यानी एक्स्ट्रा जमा हो जाते हैं, टिश्यू डिपॉजिट हो जाते हैं। बाज़ का वो क्या होता है वो जाने की तरफ आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, बाज़ का वो यूट्रस से निकल के ओवरी की साइड पे जमा हो जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो होता है वो भी ठीक होता है। आप इलामात के मुताबिक दें, मेडोडिनम फ्लूजासियम के एक डोज दें, सीपिया दें, एप्रोस्टीस में दें, पल्साटिला दें, तो एंडोमेट्रियोसिस भी ठीक होता है। एंडोमेट्रियोसिस की एक खास दवाई होती है। औरतें कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दर्द होता है, बेलाडोना दे दें दर्द के लिए। इसकी एक खास दवाई होती है पायरोजीनम, मज़े का रिजल्ट देती है एंडोमेट्रियोसिस के हवाले से, ठीक हो जाता है। आप दवाई दें, आस्ता आस्ता ठीक होगा, कंसीव हो जाएगा। उसके बाद है जी सीलिक डिजीज़। सीलिक डिजीज़ भी मौजूदा दौर का एक बड़ा मसला है। बच्चियाँ आती हैं, ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं जी मुझे तो गंदम से एलर्जी है, मुझे ग्लूटेन एलर्जी है,
गंदम की से भी दवाई बनी हुई है वीट के नाम से, वीट 1 mg दें महीने के लिए, ग्लूटन 1 mg दें, बेसलिनियम CM की एक डोज में, क्यों नहीं ठीक होता? चैलिडोनियम 200 दें, लेसिथिनियम 200 दें, नाइट्रम सल्फ दे सकते हैं, वीट एलर्जी ठीक होती है। तमाशा क्यों दें, मज़े से ठीक होगा, क्यों नहीं ठीक होता? टाइम लगता है। मुझे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बड़ा लंबा टाइम है वीट एलर्जी का, आपने कहा कि 6 साल लग जाएगा। मैं कहता हूँ कितने अरसे से गंदम नहीं खाते जी, 6 साल हो गए। मैं कहता हूँ कमाल है, आप हमारे पास आते हैं तो कहते हैं फ़ौरन ठीक हो जाए। 12 मरीज तभी आते हैं कि वो रिकमेंड होते हैं। डॉक्टर को 100 नंबर उस वक्त लगते हैं जी आप कहाँ से हैं? जी मैं आई हूँ जी लाहौर से। जी हमारी फैमिली में एक 10 साल का केस ठीक हुआ है। पहले किसी ने बताया था तो मैंने कहा जी ऐसे गपशप का फ्रॉड है। अब जब मेरी एक सहेली ने कहा जी मैं वहाँ से दवाई लेके आई हूँ, तो बात करने का मकसद ये होता है, देखिए लाहौर से डेली मेरे पास एक का पेशेंट लाजमी आता है 5 पाउंड के वजह से। बात ये होती है कि फैज़ होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। ट्यूब थायराइड के बड़े मसाइल हैं। थायराइड का केस मुश्किल नहीं होता, उस बच्ची का TSH पर तवज्जो करनी होती है, हाइपोथायराइड है या हाइपर है। कई दोस्त से पूछते हैं कि हाइपो हाइपर में जरा फर्क बताएं। लंबी चौड़ी वजाहत से बाहर निकले तो आप ये समझें कि उसको मोटापा है या पतली है। अगर मोटापा है तो कलकेरिया कार्ब और नेट्रामोल की तरफ चले जाएं। थायरोडिनम, ट्यूबर थायरोडिनम CM की एक डोज है। आप ट्यूबर थायरोडिनम देंगे तो उसी से उसका ठीक होना शुरू हो जाएगा। आयोडम CM देंगे। जिस मरीजा को 3 पुड़ियाँ देंगे मेरा ईमान है कि उसका थायराइड ठीक होगा। नेट्रामोल हर एक की बनती है, चाहे हाइपो है या हाइपर है। बाकी आप देख लें कि पतली है तो आयोडम 30 लगा दें, मोटी है तो कलकेरिया का। इसमें क्या टेंशन है? केस ठीक होते हैं। ठीक कहाँ से नहीं होते कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। TSH ज़्यादा है तो TSH की पोटेंसी चला दें, ऐसी कोई बात नहीं होती। थायराइड के केसेस तब ठीक होते हैं जब आप ज़हनी दवाइयाँ ढूंढेंगे, ज़हनी मसाइल देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया, देखें होम्योपैथी हो या मेडिकल साइंस हो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने उस लफ्ज़ को समझना होता है। जैसे मैंने बताया था कि मरीज सुस्त है तो जलसीमियम है, जरासीम सुस्त है तो जलसीमियम ही है। इसी तरह करके सिकल लफ्ज़ का मतलब होता है ग्रांति। असल जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो ऐसे गोल शक्ल के होते हैं, तो जो सिकल सेल का मतलब ग्रांति की तरह ऐसे सेल हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सिकल सेल में क्या होगा, एक्सरे की एक डोज देंगे, कार्सिनोसिन और HB की एक पुड़िया दें, HB की भी पोटेंसी मौजूद है। तो उसके बाद लेसिथिनियम दें, वैनेडियम दें, बाकी यानी चैलिडोनियम दे सकते हैं। बेहतरीन सिकल सेल एनीमिया, उसके अंदर खून ही नहीं है। उस खातून के अंदर ब्लीडिंग कैसे होगी? अगर मेंसेस नहीं आ रहे और वो पतली सूखी है तो फौरी तौर पे आप टेस्ट करवाएं। एक टेस्ट और भी बड़ा ज़रूरी होता है, ब्लड CP। ब्लड CP में ESR को लाजमी चेक कराएं। अगर उसका ESR नॉर्मल नहीं है, ज़्यादा 40-100 है, आप उसको ट्यूबर से स्टार्ट करें, हो सकता है उसी से कंसीव हो जाए। यानी ब्लड CP ESR लाजमी करवा करें। बाकी ये होता है कि बहुत सारे टेस्ट हैं। आप बेटा अपना हार्मोन का टेस्ट कराएं, FSH कराएं, LH कराएं, प्रोलैक्टिन कराएं। जिन खवातीन के चेहरे पे बाल होते हैं, जिनको PC होता है, उनका एक टेस्ट और भी बड़ा ज़रूरी होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये एंड्रोजन हार्मोन होता है। अगर ये खातून का ज़्यादा तो उसको टेस्टोस्टेरोन 1 mg से स्टार्ट करें। बाकी मैंने बताया ACTH बालों के लिए थे 200 में ACTH का एक और नुक्ता बताऊं कि ये जो काला मोतिया होता है, इसमें ACTH का बड़ी रिजल्ट है। जो आंखों का जो प्रेशर का मसला खड़ा हो जाता है, एक और डोज ACTH चेहरे के बालों में भी दे सकते हैं। और दूसरी मैंने जो फिजियो पहले बताई है, CP अच्छी दवाई है,
चेहरे के बालों में ओरियम जैक्सियम में काम करती है, टिंचर में काम नहीं करती। बेस्ट ओवोल्यूशन डेज। अच्छा जी, कब छुट्टी आपने आना है? जी मैं तो कल नहाऊंगी, कल आप आ जाएं। बेस्ट ओवुलेशन डेज का मतलब यह होता है कि जब खातून गुस्ल करती है, पहले दिन छुट्टी, दूसरा दिन छुट्टी, तीसरा दिन छुट्टी, यानी 3 दिन नागा करना है गुस्ल के बाद। अगले जो 5-7 दिन होंगे उसी में अमल होगा, उसी में बेस्ट ओवुलेशन डेज होंगे। हम क्या करते हैं, कभी किसी को कुछ बता रहे होते हैं, ये बेहतरीन ओवुलेशन का फार्मूला है। आप उनको बताएं कि जिस दिन आप गुस्ल करेंगे उससे चौथे दिन आप मिल सकते हैं। मैं अक्सर जोड़ों को कहता हूँ भाई 2 माह तक मिलने ही नहीं, मिलना है तो चौथे दिन मिलना है, 5वें दिन मिलना है, 6ठे दिन मिलना है, 7वें दिन मिलना है, 8वें दिन मिलना है, 9वें दिन मिलना है और 10वें दिन। 7 दिनों के अलावा नहीं मिलना। वो कहते नहीं डॉक्टर साहब मुझसे तो रहा ही नहीं जाता। मैं कहता हूँ अब मामला बच्चों का है। पहले तो ये था ना, जैसे मूड बना बस ठीक है जी आ जाएंगे बस ओके। अब आपने बच्चे पैदा करने हैं, अब जरासीम को बैलेंस करना है। जरासीम को तो पहले तो स्टेफिस दें, उसको ठंडा करें। मर्दों में के सेक्स में हम एक और बड़ी गलती करते हैं। वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे सेक्स का मसला है। हम उसको क्या करेंगे कि एसिड फास्फाइकोनासमोडियम देंगे। भाई मेरे पहले ये पूछना है कि आपको होता क्या है, वजाहत करनी है। वो कहते हैं जी टाइमिंग ठीक नहीं है, तो इसका मतलब उसको ठंडा करना है, जेंटामाइट, स्टेफिस और लाइको दे दें। उसको तो भाई ठंडा करना है, ठंडा करने की और दवाइयाँ, गर्म करने की और दवाइयाँ। हम वो कहते हैं जी मेरे डॉक्टर साहब सेक्स का बड़ा मसला है, हम फौरी तौर पे बगैर समझे दवाइयाँ, वो काम खराब हो जाता है। यानी सेक्स को कम करना है या ज़्यादा करना है, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। ज़्यादा करना है तो न्यूफरलोटम यूम्बिनम के 100 के लगभग नंबर होते हैं। कम करना है तो सेलेक्स नाइग्रा और ओरिगेनम क्यू में दें, ये कम करती है। अगर वो कहते हैं मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता तो उसको स्टेफिस लाजमी दें थोड़ा उसको। अच्छा बहुत सारे मर्द कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर सेक्स बहुत ज़्यादा है, मैं तो रह ही नहीं सकता। हाइड्रोफोबिनम एक ऐसी दवाई है कि उसको ठंडा कर देती है। जिसका सेक्स ज़्यादा उसको हाइड्रोफोबिनम दें, जिसकी टाइमिंग नहीं है उसको हाइड्रोफोबिनम दें, तो मसाइल हल होते हैं। हल तो हम खूब चीज़ों को बाज़ औक़ात नहीं समझते। 7 दिन सेक्स करना होता है पहले 2-3 माह के दौरान, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांस बने हमल होने का। कल्चर टेस्ट, कई दफ़ा इन्फेक्शन होता है, वो कहती है जो मुझे डॉक्टर साहब खारिज होती है, जलन होती है, जब से मैंने शादी की है मुझे तो मसला आ रहा है, उसका कल्चर लाजमी कराऊँ। उसको कौन सा इन्फेक्शन है, उसको इकोलाई है, कोई और है, मसला क्या है। यानी जब हम कल्चर कराएंगे तो वो सामने आ जाएगा। इकोलाई है तो इकोलाई 1 दें, कोई और इन्फेक्शन है तो वो दें, इसमें तो टेंशन नहीं है। टेस्टों पे तवज्जो होनी चाहिए। बारिशों भी बड़ा मसला है, सीपिया बहुत अच्छी दवाई है। उसके अलावा सिफलिनियम आरामेट की 1 पुड़िया देंगे। पोलक भी बड़ा मसला है, पोलक का क्या करेंगे कि वही थूजा देंगे, मेडोरिनम की डोज देंगे, एपएसके का डोज देंगे। लो वेट भी बड़ा मसला है, अगर वज़न कम होगा तो बड़ा मसला होगा, वज़न ज़्यादा भी मसला है, वज़न कम भी मसला है। लेसिथिनम दें, वैनेडियम दें, चेरिडोनियम दें, अल्फा क्यू दें। एक मर्द कहता है कि मैं बाहर तो ठीक होता हूँ, घर आता हूँ तो बीवी अच्छी नहीं लगती, पर उसके तो सही तरह वेट ही कम है, बेचारी नागर है, तो कैसे उसको मतलब है कि बच्चे पैदा होंगे। वज़न कम को भी ठीक करना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस आते रहते हैं, होम्योपैथी में इसका वाज़ेह इलाज तो नहीं है, उसको सर्जरी करानी चाहिए। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है कि जो एक्टोपिक रात है उसको अर्निका कैलेंडुला वगैरह लाजमी दें। मियाज़मेटिक अप्रोच एक बड़ा मसला है मौजूदा दौर का। मियाज़म का मतलब ये होता है कि अगर किसी को टीबी हुई तो ट्यूबर क्लानियम दें, उसको अगर सिफिल है तो सिफलिनियम दें, यानी जो मियाज़म हो उसको ज़रूर टच करें। ग्रोथ के बड़े मसले होते हैं, आरामेट सिपिया स्केल कार्ड दे सकते हैं, मज़े कार्ड है, सिफलिनियम आरामेट दे सकते हैं। बच्चा टेढ़ा हो
लेकिन बांझपन का ये मतलब नहीं है कि बच्चा आपने हमल ही कराना है उसको। मैंने कहा कि बच्चा पैदा कराने तक जिम्मेदारी आपकी है। बच्चा टेढ़ा हो तो 3 दवाइयाँ बड़ी काम करती हैं। पहली बात तो यह है कि इग्निशिया ठीक कर देती है। इग्निशिया के काम भी उल्टे होते हैं, बच्चा भी उल्टा होगा। पल्साटिला 1M दे सकते हैं, पोडोफाइलम 1M दे सकते हैं। पोडोफाइलम हम देते हैं मोशनों के अंदर। जब पोडोफाइलम देंगे तो उसका लोअर जो ये निचला हिस्सा होता है ये मजबूत होता है, ठीक है। बच्चा उसका यानी थोड़ा नीचे मसल ठीक होंगे। एबनॉर्मेलिटी होती है, वो कहती है जी डॉक्टर ने कहा जी गुर्दे ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, सर ठीक नहीं है, सेफिनियम भी एक डोज देते हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी, खातून आगे कहती है कि डॉक्टर साहब 7 माह का बच्चा, डॉक्टर ने कहा जी आपको दर्दें शुरू हुई हैं, बच्चे को तो बाहर निकालना पड़ेगा, इसको यानी जैसे आम लफ्जों में हम कहते हैं कि शीशे में रखना पड़ेगा। प्री मैच्योर डिलीवरी में जल्सीनियम 1M देंगे तो रुक जाएगी, CM देंगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा। ये डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब ने लिखा हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ओपियम, जल्सीनियम और कालोफाइलम CM देंगे। आखिरी महीने में यानी पहले आप 15 दिन जो है यानी 9वां महीना शुरू है, पहले 15 दिन कालीफास 30 देंगे 20 दिन तक। आखिरी 10 दिनों में आप क्या करेंगे, कालोफाइलम 30 और कालीफास 30 देंगे। 3 दिन पहले ओपियम, जल्सीनियम और कालीफास CM में देंगे। अगर नहीं हुआ अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है तो सुबह सुबह एक पुड़िया और दे दें। डॉक्टर तैयारी कर रही है कि मतलब है कि 5-10 मिनट रहते हैं कि पुड़िया और देने हो जाएगा। माउंटेन लिपिकॉक, सिम्फोरिक कार्पस बड़ी दवाइयाँ, नक्सोनिका। HB लो तो मैंने पहले बता दिया, लेसिथिनियम, वैनेडियम, चैलिडोनियम बड़ी दवाइयाँ हैं। प्यूबर्टी की बड़ी दवाई पिट्यूटरी भी है। डिलेड इन गर्ल फर्स्ट मेंसेस विदाउट डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, इसकी मरकजी दवाई होती है लाइकोपोडियम। हम कहते हैं कि पीनस साइज छोटा है तो लाइको देते हैं, ब्रेस्ट छोटा है लाइको देते हैं। तो लाइको जो है ना इस नुक्ते पे 100% काम करती है कि अगर 18 साल की बच्ची है, मेंसेस नहीं आ रहे तो ब्रेस्ट भी नहीं है। कल मैंने केस देखा, मेरे पास यानी पाकिस्तान का एक बॉर्डर का इलाका, वहाँ से आया था। मैंने उसको एक ही क्वेश्चन किया, मैंने कहा बेटा आप मेरी बेटी की तरह, लेकिन मुझे नुक्ता बताएं कि वो असल में बहन भाई थी। मैंने कहा छातियाँ वगैरह आपकी, कहती है बिल्कुल नहीं है। मैंने उसको लाइकोपोडियम में दी और मेरा ईमान है कि मेंसेस भी आ जाएंगे और उसके साथ साथ उसके ब्रेस्ट भी आ जाएंगे। शुगर एक बड़ा मसला है, मैंने पहले भी बता दिया। शुगर के हवाले से अगर प्रेगनेंसी में शुगर है तो हेलोनियाज 100/100 काम करती है। अगर पहले है तो वो सेक्रमाफ वगैरह, एसिड फास, बोरोजिनम वगैरह दे सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम के भी आजकल काफ़ी केस आते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम पूरे नहीं होते, ये DNA का फॉल्ट होता है। आप एक्सरे कार्सिनोसन से स्टार्ट करें, ये भी केस ठीक होते हैं। 18 का बड़ा मसला है। पेनासेटिकम बहुत मज़े की दवाई है, CM में देंगे। ब्रोसीला वायरस है तो ब्रोसीला की दवाई दें। सेक्स डिज़ायर कम होगा तो ये भी मसला है, नेट्रेमोर 30 देंगे, सिपिया 200 देंगे। सेक्स ज़्यादा है तो प्लाटिनम देंगे, दूसरी दवाइयाँ देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का 100% रिजल्ट होता है। कैलकेरिया का आपकी पेशेंट है तो वो दें, नेट्रेमोर की मरीज है तो वो दें, प्लाटिनम की मरीज है तो वो दें, स्टेफिसगेरिया के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आखिरी हाल होता है। जल्सीनियम CM का मैंने पहले बताया, बच्चा पैदा कराना है तो CM दे दें। एक खातून आती है कहती है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा चांस है कि मेरा जो बच्चे हफ्ता बाद पैदा हो, मुझे तो डॉक्टर ने आज की डेट दी है। 1M देंगे तो 1 हफ्ते के लिए रुक जाएगी डिलीवरी, हफ्ते बाद CM देंगे तो प्रेगनेंसी यानी मतलब डिलीवरी हो जाएगी। लेट मैरिज भी बड़ा मसला है, कोनियम देंगे, ठीक है, नेक्सेस देंगे, ओफोरिनम सिपिया देंगे। कैंडिडा भी हो सकता है, कैंडिडा की पोटेंसी देंगे। गोनोरिया मेडोरिनम थूजा देंगे। डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंसेस, मेगफास कैमोमिला देंगे, मजे का रिजल्ट है। PID पेल्विक, मतलब वो कहती है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे खारिश होती है, जलन होती है। क्लेडियम खारिश और जलन की बड़ी दवाई है। थूजा बड़ी दवाई है। मर्कसाल अच्छी दवाई है। सिपिया अच्छी दवाई है।
वेजिनिस्मस यानी विजाइना के अंदर सोजन है, विजाइना सुकड़ गई है। कई खवातीन कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरी अभी शादी हुई है, मुझे तो बड़ा दर्द होता है, मुझे ये होता है वो होता है। पहले तो उसको जलसीमियम दें, फिर उसको सिपिया दें, मरसाल दें, प्लम्बम दें, जो सुकड़ा हुआ ठीक हो जाएगा। एक आध स्टेफी से गेरिया के बड़े केस आते हैं वेजिनिस्मस में, यानी वो कहते हैं कि मैं दुल्हन आती है ना, दुल्हन को देख के ही आप स्टेफी से गेरिया लिख दिया करें वेजिनिस्मस के ऊपर। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने पहले कहा है कि खवातीन की शुगर पर तवज्जो करें अगर वजन ज़्यादा है, ना वजन ज़्यादा हो ना कम हो। 60 से कम हो क्या होती है, 60 से ऊपर मसले होते हैं। यूरिन टेस्ट, कई औरतें कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें तो सही शो नहीं हो रहा, फौरी तौर पर उनको कहेंगे बीटा एचसीजी कराएं। बीटा एचसीजी से पता चलता है। बाज़ औक़ात वो कहती है कि मेरा बीटा एचसीजी कम आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही। एक्टापिक का टेस्ट करवाएं, एक्टापिक बीटा एचसीजी बड़ा मज़े का टेस्ट है, इसी से पता चलता है। एक दिन की प्रेगनेंसी भी पता चल जाती है। लिपिड प्रोफाइल मौजूदा दौर का एक बड़ा मसला है, यानी आपने केस को समझना। जो केस आपके सामने आ रहा है, एक खातून कहती है कि डॉक्टर साहब तेज़ दवाई दें, वैसे तो जुनूनी कैफियत है तो वो मैंने वैसे कहती है डॉक्टर साहब दवाई और तेज़ करो, आर्सेनिक दे दें, 200 दे दिए तो 1 एम लगा दें। खुदा गवाह है कि मेरे अभी भी 2-4 केस एजूस्पर्मिया के ठीक हुए हैं। हाई डोज में मर्कसाल फूजा कोनियम दिया, हाई डोजेस। अभी मेरे मोबाइल में भी केस पड़ा हुआ है, कहते डॉक्टर साहब कमाल हुआ है, पहली दफ़ा एक्टिव है। हम कहते हैं जी हाई डोज बड़ा नुकसान करती है। पॉजिटिव फैक्टर को ठीक करना होता है और चीज़ों को समझना होता है। विटामिन डी अगर कम है, इससे भी मर्दाना बांझपन भी होता है और ज़नाना भी होता है। कोलेस्ट्रॉल ख़राब होगा तो फिर भी मसला होगा। अब मुझे दोस्त कहते हैं कि आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर पल्साटिला बड़ा काम करती है, तो मैंने कहा भाई मेरे रिजल्ट लेके चेक करें, हमारे नुक्ते ऐसे मशहूर नहीं हैं। आप 100 मरीजों को पल्साटिला दें, 80 का कोलेस्ट्रॉल इसी से ठीक हो जाएगा। ये पैथोलॉजी के ऊपर दवाई लिखी हुई है। ट्विन प्रेगनेंसी के बड़े सवाल आते हैं, भाई मेरे होम्योपैथी में बड़ा कुछ मुमकिन है, दवा नहीं होता ट्विन प्रेगनेंसी का, लेकिन चांस होता है। 30 से 35 साल की उम्र की खातून आ जाए तो ट्विंस भी हो सकते हैं। आप उसको डबल एग रिलीज करने की दवाइयाँ दें, सिपिया दें, ओफोरिनम दें, फोलिकोलिनम दें, आरामेट दें, इग्निशिया दें, यानी उसको स्कूल की दवाइयाँ दें। और उसके मियाँ को कहें कि जिस दिन आपने मिलना हो उसको कोई सूट गिफ्ट करें, या मतलब उसको कहीं घुमा फिरा के लाएँ ताकि वो खुश हो, थोड़ा एक्टिव हो। ट्विन प्रेगनेंसी का चांस होता है, ट्विन प्रेगनेंसी का चांस 60 होता है, मेल बेबी का चांस 90% होता है। मेल बेबी में हम देते क्या हैं, सिफलिनियम, आरामेट, सिपिया और कैलकेरियोफॉस-C देते हैं। और पहले 2-3 माह तक कैलकेरियोफॉस-6 या 30 देते हैं, और अगले 2 महीने हम क्या करते हैं, नेट्रियम और 6X की एक डोज रोजाना देते हैं। अगर आपने बच्ची पैदा करानी है तो एक दवाई होती है पल्साटिला 6X, वो देंगे। इन्फेंटाइल यूट्रस, यूट्रस छोटी है, हो जाती है कि 1 साल लगेगा, यार 2 साल लग जाए, अगर बच्ची ठीक हो जाती है तो थोड़ा आपने काम कर दिया। आप उन लोग हैं कि 4 माह के बाद टेस्ट कराएं, एक्सरे से स्टार्ट करें, पल्साटिला दें, सिपिया दें, ओफोरिनम दें, ब्राइटाकार्ब दें, लाइको दें। छोटी मोटी तो डिफरेंस होता है ना, आपने मालूमात करनी है। बेस्ट फार्मूला बांझपन के वाले से जो 70% पे काम आता है, इग्निशिया आरामेट CM में देंगे औरतों को, नेट्रियम कार्बोफोरिनम और सिपिया 200 सुबह कर शाम, लेटेस्ट फेरिनोसा क्यू। मर्दों में जो बेस्ट फार्मूला होता है सिफलिनियम, ट्यूबर और आरामेट CM में दें, मर्कसाल, जलसीनियम और लाइको 200 सुबह कर शाम दें, और ट्रेबुलस क्यू दें। ट्रेबुलस क्यू के 100/100 नंबर होते हैं। 9 महीने की प्रेगनेंसी हो जाए तो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे क्या करना है, वो मैंने आपको बताया कि
पहले 15 दिन काली फास देंगे, अगले 10 दिन काली फास और कालो फाइलम 30 दिन। सीमेंट टेस्ट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये होती है अफजाल साहब, केस ठीक होते हैं, हम पहले घबरा जाते हैं, ये तो मुश्किल है। मुश्किल होता तो मैं यहाँ पे ना आता। आपने कहा जी आने, तो मैं आ गया। पिंडी में बड़ी बारिश हो रही थी, तो बहरहाल हमारे अंदर अगर हमारा ईमान और यकीन पक्का होगा, देखिए इसको लाइट ना लिया करें, ये इंसानी सेहत का मामला है। आपने एक नस्ल बढ़ानी है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा इसलिए नहीं किया था कि वो उसकी क्या करे, मतलब उसको कोई इबादत करनी है या क्या करना है। अल्लाह ने अपनी मखलूक बढ़ानी थी, उसको आगे बढ़ाना था, और वो मखलूक देखें बढ़ रही है। जहाँ पे नहीं बढ़ेगी उसने आपने काम करना है, आपने समझना है मसला क्या है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि टेस्टिंग लिख के देते, मरीज पे बोझ ना पड़े। आपने फोकस रखना है, तवक्कल करना है, तो अल्लाह की मदद से रिजल्ट आएंगे। आपका कोई भी मसला हो, बिलखसूस जो लाला मूसा की जो कम्युनिटी है, होम्योपैथ का जो ग्रुप है, उसके लिए मैं आज के बाद बिलखसूस हाजिर हूँ। अगर मेरा फ़ोन एक दफ़ा अटेंड नहीं होता, दूसरी दफ़ा कर लें, तीसरी दफ़ा कर लें। रात को 10 बजे मैं इजी होता हूँ, मैं भी कई दफ़ा जाता हूँ, 100 टोकन देखते हुए बड़ा टाइम लग जाता है। तो बहरहाल किसी टाइम फ़ोन अटेंड नहीं होता तो बाद में कर लें। मुझे ये भी बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर साहब फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं, मैं कहता हूँ ये दे दें, कहते हैं डॉक्टर साहब मैसेज कर दो। मैं कहता हूँ यार खुदा के बंदे, 3 दफ़ा आपको बोला भी अब, कहते नहीं वो बाल पहन, मुझे कॉल करनी है तो बाल पहना आपके हाथ में हो। आपने मुझे कॉल किया तो इस्लाम भी समझ होगा। आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये मसला, ये दवाई बताएं, ठक ठक मैं बोल दूँगा ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें। तो इसमें ये होता है कि मशवरा रहनुमाई भी ज़रूरी है। मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है, कोई 10,000 से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं, और आप इस बात का वादा भी करें कि इंशाल्लाह अगले साल के अगस्त के महीने तक आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि मुझे 1 बाय 1 दोस्त बताएं कि यार वाकई मेरी प्रैक्टिस डबल हुई है। अगर डबल नहीं हुई तो मुझे आप मशवरे के लिए कॉल कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मसला आ रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन उसके लिए रात को 10 बजे के लगभग अल्लाह ने मौका दिया तो बात हो सकती है। दूसरे नंबर पर यह है कि यहाँ पर ना बड़ा मसला था इस इलाके में कि जी दवाइयाँ नहीं मिलती। तो मैं डॉक्टर साहब की, शाहिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक भरपूर यानी मतलब इसके ऊपर काम किया है। और जो डॉक्टरों की जो शिकायत थी ना कि मतलब है कि जो मसले मसाइल थे दवाइयों की अवेलेबिलिटी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नई इन्वेस्टमेंट भी की है और ये कोशिश कर रहे हैं कि हर किस्म की पोटेंसी, नसोड, CM की दवाइयाँ या जो डॉक्टर तारक साहब की अपनी फार्मेसी की दवाइयाँ तो सारी इनके पास मौजूद हैं। तो बाकी आपको कोई मसला है तो आप इनको दवाई लिखवाएं, आपको दवाइयाँ मिलेंगी। ये एक बड़ी बात है कि डॉक्टर जो शाहिद साहब है इनके स्टोर के ऊपर आपका एतमाद है। तो मैं समझता हूँ कि ये शाहिद साहब के लिए भी अल्लाह की मदद है कि ये भी कोशिश कर रहे हैं। शाहिद साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जो दोस्त कह रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती, जो नसोड वगैरह या CM की पोटेंसी, यानी कोई भी डिमांड आए आप इनके नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें कि ये CM नहीं मिल रही, ये फलानी दवाई नहीं मिल रही। तो ये जो अवेलेबिलिटी है आपने फोकस करनी है, क्योंकि देखें ना शाहिद साहब ने आपकी मोहब्बत में यहाँ पर देखें कितनी कोशिश की है, मेहनत की है। तो फिर एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत होती है बड़ी ज़रूरी है। तो जब तक हम दो फ्रीक आपस में नहीं मिलेंगे, डॉक्टर साहब शाहिद साहब से तावन नहीं करेंगे या हमसे तावन नहीं करेंगे तो मामला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम तहे दिल से मशहूर और ममनून हैं कि इन्होंने दौरे हाजिर के अहम तरीन और हसास तरीन मौजूद को आज के गुफ्तगू का मौजूद बनाया।
भाई साहब ने मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से और होम्योपैथी की मेडिसिन को इस्तेमाल करने के हवाले से मुख्तलिफ तदाबीर बताई और फिर अपनी गुफ्तगू में आपने एक बड़ा अहम नुकता तवक्कुल के हवाले से बात की, भरोसे के हवाले से बात की। तो अगर अदब के ज़बान में मैं इसको कहूँ ऐसा, तो नज़ीर अकबर आबादी ने कहा था कि खुदा से कल मैं शिकवा कर रहा था कि चक्कर खा रही है मेरी तकदीर, साहब खेजी मेरी जाती है बेकार, दुआएं हैं मेरी खाली से तासीर। अभी शिकवा में ये कर ही रहा था, निदा आई कि क्यों होता है दिलगीर। भरोसा रख हमारी मुकरमत पर, किए जा साथ साथ अपनी भी तकदीर। तो डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से आज के इस मौजू पर से हासिल गुफ्तगू की। हम दोबारा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब हमारा जो अगला सेगमेंट है, हम इख्तिताम की तरफ बढ़ें और कुछ स्थान इन्होंने उसमें इंतजाम किया है। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर फारूक भुट्टा साहब से और जनाब मियां तारिक साहब से जो CEO हैं तीसरा फार्मा के, कि आप तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से डॉक्टर साहिबान को अस्पताल से नवाजें। तशरीफ लाएं जी। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल गफूर चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और डॉक्टर साहब के दस्ते मुबारक से सर्टिफिकेट हासिल करें। डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब, डॉक्टर अफसाल अहमद साहब, इनके बाद डॉक्टर अफसाल अहमद साहब, डॉक्टर फैयाज अहमद साहब, डॉक्टर फैयाज अहमद साहब आप भी तशरीफ लाएं। नाजिम हुसैन मिर्जा साहब, नाजिम हुसैन मिर्जा साहब, मोहम्मद साजिद भट्ट साहब, साजिद भट्ट साहब, आदिल जहांगीर साहब, डॉक्टर आदिल जहांगीर साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब चंडाला, डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब चंडाला। इनके बाद तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब, डॉक्टर बिलाल साहब, डॉक्टर अफसाल अहमद साहब, इसके बाद तशरीफ लाएंगे मोहम्मद रिजवान अकरम साहब साहब, मुजफ्फर अहमद मलिक साहब, डॉक्टर मुजफ्फर अहमद मलिक साहब भी तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, सराय भीम, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब, अब तशरीफ लाएंगे जनाब डॉक्टर मोहम्मद हलीम रजा साहब, डॉक्टर हलीम रजा साहब। उसके बाद डॉक्टर हमाद एजाज राजा साहब, डॉक्टर हमाद एजाज राजा साहब, डॉक्टर हसनैन रियाज साहब, डॉक्टर हसनैन रियाज साहब, डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब,
गंजा शरीफ से डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब, आप भी तशरीफ लाए। मेहमाना ने ग्रामी से अपनी तारीफी सनद वसूल करें। इसके बाद डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, इसके बाद हमारे दहीना दोस्त जनाब डॉक्टर बशारत हुसैन मिर्जा साहब, आप भी तशरीफ लाए। इसके बाद डॉक्टर मीर अली दानिश साहब, मीर अली दानिश साहब। इसके बाद हमारे से सेक्रेटरी डॉक्टर जाकिर साहब, सब अपनी मर्जी से बनवा लें, सेंटर में खड़ा हो जाए। बड़ी नई ख्वाहिशात माशाल्लाह, ये वाकई बहुत पहले आए हुए थे। हाँ, ठीक है।